मिकौले के नाम एक खत। प्रियमवद। श्रीमान मिकौले साहब, आप मुझे नहीं जानते, जानेंगे भी कैसे। आपके और मेरे बीच वक्त का फासला बहुत ज्यादा है। इसे घड़ी की सुइयों से नहीं नापा जा सकता। इस फासले में काल के सैकड़ों भंवर हैं। इतिहास के मायावी स्वर्ण मृग हैं। रौंदे हुए तानाशाह, कुचली गई सत्ताएं और नए विचारों के जगमगाते असंख्य आकाश दीप हैं। इन्हें नापने वाली कोई घड़ी फिलहाल तक तो नहीं बनी है। इसके अलावा भी आप मुझे क्यों कर जानेंगे। कहाँ आप इस देश के पहले और आज भी पूजे जा रहे भाग्य विधाता, और कहाँ मैं इस देश के एक छोटे शहर का अकिंचन मामूली हिंदुस्तानी, जिसे आप पूरी जिंदगी हिकारत से देखते रहे, धरती का बोझ समझते रहे। आपने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ की गंदी, संकरी और अंधेरी गलियों में जिंदगी गुजारने वाला कोई व्यक्ति कभी आपको खत लिखने का दुस्साहस भी करेगा। पर मिकौले साहब, आपसे बेहतर कौन जानता है कि इतिहास और समय अपनी बंद मुट्ठी से जादू की तरह कुछ भी निकाल सकते हैं। ये विचित्र और असंभव दिखता संयोग भी। कितनी बार तो ऐसा हुआ है कि एक मामूली जुकाम, मरहम की एक डिबिया और किसी नाक की बनावट लाखों लोगों की किस्मत और जिंदगी बदल देते हैं। सोचिए जरा, अगर जहां आरा नहीं जलती या क्लाइव ने आत्महत्या के लिए जो बंदूक इस्तेमाल की, अगर वो चल जाती तो क्या इस देश का इतिहास यही होता? नहीं ना। सन 1599 की आखिरी रात के आखिरी घंटों में आपके मुल्क में भी तो यही हुआ था। रानी एलिजाबेथ ने इंग्लैंड की एक मामूली कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पूर्वी देशों में व्यापार करने की इजाजत मांगने वाले कागज पर मुहर मारकर इस देश के करोड़ों लोगों की किस्मत और जिंदगी बदल दी थी। उस रात नींद में सोए हुए अकबर ने कब सोचा था कि एक दिन मुगल बादशाह खत्म हो जाएंगे, नवाब, पेशवा, निजाम, राजा खत्म हो जाएंगे, इनके दरबार, शहर, जुबानें, तहजीब, दौलत खत्म हो जाएंगी, और ये काम एक बेहद मामूली व्यापारी कंपनी के बेहद मामूली लफंगे कारिंदे करेंगे। किसने सोचा था एक दिन ये कंपनी इस मुल्क की 90% जमीन पर कब्जा कर लेगी। इसकी गुलामी में देश के 15 करोड़ लोग होंगे। एक साल में ये उस समय भी आज से जोड़ें तो 300 करोड़ रुपए के बराबर का टैक्स वसूलेगी। नहीं मिकौले साहब, किसी ने नहीं सोचा था। ना अकबर ने, ना एलिजाबेथ ने, न सिराजुद्दौला ने, न क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग्स ने सोचा था। ऐसा तो मीर जाफर, जगत सेठ और अमीर चंद ने भी नहीं सोचा था। खुद ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स ने भी नहीं सोचा था। पर इतिहास और समय ने अपनी जादुई बंद मुट्ठी खोलकर यह सब सामने हाजिर कर दिया। मैं आपको, इस कंपनी को श्रद्धा से प्रणाम करता हूं मिकौले साहब। ये मत सोचिएगा मैं उपहास या वक्रोक्ति में ये कह रहा हूं। मैं सचमुच इसकी सफलता और शक्ति से हतप्रभ हूं। इस कंपनी ने 200 साल तक आधी दुनिया में व्यापार करने के साथ उस पर राज भी किया है। इस कंपनी के पास अपनी सेना थी, अपने हथियार थे, अपने किले थे। इसने मुगल और चीन के साम्राज्यों से टक्कर ली थी। आज की कीमत से जोड़ें तो अरबों रुपए की कीमत उसके पास थी। उसके पास लाखों कर्मचारी थे जिनकी कब्रें आज भी दुनिया और उनके अपने देशों में बची हैं और न जाने कितनी मिट्टी बनकर गुमनामी में खो चुकी हैं। इसी कंपनी ने पहली बार शेयर मार्केट शब्द को जन्म दिया। इसके शेयरों के उतार चढ़ाव के साथ लाखों लोगों की जिंदगी जुड़ी थी। हमारे आज के विशाल कॉरपोरेट जगत की बड़ी बड़ी कंपनियां जो हथियार बनाती हैं, जो जमीन से तेल निकालती हैं, उनका व्यापार करती हैं, दवा, फर्टिलाइजर बनाती हैं, देशों की सरकारें बनाती बिगाड़ती हैं, इन सब की महान जननी यही कंपनी तो थी। इसने ही पहली बार दुनिया को पूंजी की ताकत सिखाया कि मुनाफे के अलावा व्यापार का दूसरा कोई सच और दूसरा कोई भगवान नहीं होता। इसने बाजार की ताकत के नए सूत्र लिखे, नए नैरेटिव गढ़े, व्यापार में हर तरह के झूठ, भ्रष्टाचार, क्रूरता, बेईमानी और लूट को उचित और न्यायपूर्ण बताया। अकाल, महामारी, बाढ़, भूकंप की तबाही में इंसानी लाशों से धन कमाने की इच्छा और नीयत को गुण बताया, उसे महिमा मंडित किया। आज वो कंपनी बेशक नहीं है मिकौले साहब,
पर दुनिया की बड़ी कंपनियां सब कुछ बिल्कुल उसी तरह कर रही हैं। सोचिए जरा, आप लोगों की मदद से उस कंपनी ने अपनी संस्कृति, विचार और ढांचे की कितनी गहरी नींव डाली थी। उसने इंसान के अंदर लाभ और पूंजी के, भोग के ऐसे अजर, अमर, अपराजय दैत्य को जन्म दिया कि आज तक दुनिया उसकी पूजा अर्चना में लगी है। कितनी क्रांतियां हो गईं, कितने दार्शनिक हुए, कितने नए विचार और मत जन्मे, कितनी ही शासन प्रणालियां आईं, कितनी ही किताबें इस दैत्य के विरोध में लिखी गईं। शासन बदले, राजा बदले, पुनर्जागरण हुए, पर इस जननी कंपनी के बोए हुए बीज नष्ट नहीं हुए। उसके भ्रूणों का कोई बाल बांका भी नहीं कर सका। क्या ऐसी कंपनी मेरे या किसी भी मामूली हिंदुस्तानी के प्रणाम की पात्र नहीं है? मैकॉले साहब, आज अगर कोई लंदन की लेडन हॉल स्ट्रीट जाए तो वहां ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई निशान तक नहीं पाएगा। न कोई तख्ती, न दफ्तर, न ही वहां किसी की मूर्ति लगी है जो बताए कि यहां कभी इस कंपनी की भव्य और विशाल इमारत थी। समय ने सब निगल लिया है, पर मैंने आपसे पहले ही कहा है कि समय और इतिहास अपनी बंद मुट्ठी से कभी भी कुछ भी निकाल सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है एक दिन ये कंपनी फिनिक्स की तरह अपनी राख से फिर जन्मेगी, अधिक विराट, भव्य और अधिक प्रभुता के साथ। हो सकता है आज की बड़ी कंपनियों में ही कोई इस तथ्य और इस सत्य को समझे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही उसकी महान और धरती को रौंदने वाली, गर्व से इतराती हुई जननी थी और वो उसकी विरासत की उत्तराधिकारी है। तो वो कंपनी अपनी जननी के प्रति श्रद्धा से सिर झुकाएगी। हो सकता है आज कोई इतिहासकार ही ईस्ट इंडिया कंपनी के इस वैभव और शक्ति को फिर से रचे और आज की कोई कंपनी फिर से लेडन हॉल स्ट्रीट पर उसी जगह उस 4 मंजिला इमारत का रेप्लिका खड़ा कर दे। वो इमारत दुनिया में कॉरपोरेट संस्कृति को जन्म देने वाली मां का ऐसा पवित्रतम और महानतम तीर्थ स्थल बन जाए जहां बिजनेस मैनेजमेंट का हर विद्यार्थी जाकर सबसे पहले प्रणाम करे, सिर झुकाए, क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स और आपके प्रति आजीवन अक्षुण्ण श्रद्धा से भरा रहे। आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाया जाए कि क्लाइव इस देश का असली मुक्तिदाता और भाग्य विधाता था। उसके पहले यह देश बर्बर, अज्ञानी और पिछड़ा हुआ था। क्लाइव ने इस आधुनिक भारत को जन्म दिया। आप जैसे क्लाइव भक्त तो उस समय ही ऐसा लिख चुके थे। आज के इतिहासकार नए सिरे से इस सत्य को उद्घोषित करेंगे और आने वाली पीढ़ियां इस पर विश्वास भी करेंगी। मैकॉले साहब, हंसिए मत। मैं ये सब निराधार नहीं बोल रहा हूं। अपने देश और दुनिया में बहती हवाओं की चाल देख रहा हूं। इनमें घुली हुई गंध महसूस कर रहा हूं। इतिहास के इस भुलाए जा चुके शव को फिर से जीवित किया जा रहा है। नदी, पहाड़, जंगल, खेत सब उसी तरह कंपनियों को बेचे जा रहे हैं जैसे तब बेचे गए थे। आप मुझे आंखें तरेर कर देख रहे हैं, शायद इसलिए कि मैं सिर्फ आपके देश की कंपनी की ही बात क्यों कर रहा हूं। फ्रांस, पुर्तगाल, हॉलैंड देशों की कंपनियों की बात क्यों नहीं कर रहा, जबकि ये सब एक ही तरह के चरित्र और एक ही नियत की कंपनियां थीं। आपकी बात सही है मैकॉले साहब। शायद कुछ देर के लिए मैं इतिहास पढ़ने और लिखने की अनिवार्य तटस्थता से विचलित हो गया था। आप तो जानते हैं कि हिंदुस्तान में इन दूसरे देशों की कंपनियों का फैलाव और प्रभुत्व का समय ज्यादा नहीं रहा। यह सच है कि आपकी कंपनी से पहले पुर्तगाल और हॉलैंड की कंपनियां आई थीं। 1498 ईस्वी में भारत पहुंचने के समुद्री रास्ते को ढूंढकर समुद्र से भारत के कालीकट तट पर उतरने वाला पहला विदेशी पुर्तगाली था। 1500 में कालीकट में उन्होंने अपना एक गोदाम बना लिया। पुर्तगालियों के बाद हॉलैंड की कंपनी आई। इसके बाद आपका देश आया। 1584 में पहला अंग्रेज अकबर के दरबार में पहुंचा। तब मुगलों को देश में आए हुए 60 साल हुए थे। सन 1664 ईस्वी में फ्रांस में भारत से व्यापार करने के लिए कंपनी बनाई गई। सन 1644 ईस्वी में आगरा के लाल किले में जहांआरा कपड़ों में आग लगने से जल गई। सारे हकीम, वैद्य उसे ठीक करने में नाकाम रहे। तब शाहजहां को दरबारियों ने बताया कि सूरत में एक दूसरे मुल्क से व्यापार करने आए हुए कुछ लोगों ने एक छोटी मंडी या बस्ती बना ली है। उनके पास ऐसे डॉक्टर हैं जो इस तरह के घावों को भरने का तरीका जानते हैं। शाहजहां के कहने पर अंग्रेजों ने अपने सबसे काबिल डॉक्टर गैब्रियल बाउटन को आगरा भेजा। उसने जहांआरा को पूरी तरह ठीक कर दिया। शाहजहां ने उससे कहा कि वो जो चाहे मांग ले। मैकॉले साहब,
शाहजहां ने तब सूरत शहर और बंदरगाह की सारी आमदनी जहां आरा को सिर्फ पान खर्च के लिए दे रखी थी। सोचिए आपके मुल्क पर किस्मत किस कदर मेहरबान हुई होगी। गैब्रियल कंपनी भक्त था। उसने शाहजहां से कहा कि वो एक ऐसा फरमान जारी करे जिसमें अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की इजाजत दी जाए। उसके व्यापार पर कोई महसूल यानी टैक्स ना हो और बंगाल में उसे अपनी फैक्ट्री यानी गोदाम बनाने की इजाजत भी दी जाए। शाहजहां ने ऐसा फरमान जारी कर दिया। गैब्रियल आगरा से सीधा बंगाल गया। वहां शाहजहां का लड़का शुजा गवर्नर था। अब फिर किस्मत का खेल देखिए साहब, वहां शुजा की एक बेगम बीमार थी। गैब्रियल ने उसे भी ठीक कर दिया। अब शाहजहां के साथ उसका बेटा भी गैब्रियल के एहसान तले दब गया। हिंदुस्तान का मुगल बादशाह शाहजहां, जिसने ताज महल बनवाया, जिसके पास कोहे नूर था, तख्ते ताऊस था, वो और बंगाल के सबसे उपजाऊ और सोना उगलने वाले प्रांत का गवर्नर उसका बेटा, दोनों जिस व्यक्ति के एहसान से दबे हों, उसके मुकद्दर को क्या कहिएगा। यही हुआ सन 1656 तक, यानी 12 साल तक शुजा ने अंग्रेजों को बंगाल में हर तरह से व्यापार करने और पांव जमाने की पूरी छूट दे दी। बस यहीं से आपकी कंपनी ने दूसरे मुल्कों की कंपनियों को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया। ध्यान दीजिए, ये पलासी से 100 साल पहले की घटना है। क्लाइव तक आते आते आपके पांव बहुत मजबूती से जम चुके थे। पलासी की लड़ाई से पहले ही दक्षिण में क्लाइव ने अपने मजबूत दुश्मन फ्रांसीसियों को कई लड़ाइयों में हराकर कमजोर कर दिया था। कलकत्ता में भी सिराजुद्दौला को हराने के साथ ही उसने चंद्रनगर, ढाका और कासिम बाजार की फ्रांसीसी फैक्ट्रियों या गोदाम को खत्म कर दिया था। बंगाल में उसने अपना एक छत्र राय कायम कर लिया था। मीर जाफर उसका गुलाम जैसा ही था। पलासी की लड़ाई के बाद एक तरह से देश में सिर्फ आपकी कंपनी बची थी, जिसमें जान थी, ताकत थी, हौसला था। यही कंपनी ताकतवर होती चली गई। पुर्तगाल हालांकि सबसे पहले इस देश में आया था, पर वो पश्चिमी हिस्से में ही रह गया। सन 1700 तक इंग्लैंड उसे पीछे छोड़ चुका था। हॉलैंड शुरू से ही बहुत कमजोर था। कितना अजीब है मैकॉले साहब कि औरंगजेब के मरने के बाद इतने बड़े मुल्क, इतने बड़े साम्राज्य, इसकी फौजें, धन, संपदा, करोड़ों लोगों की आबादी की जिंदगी और भविष्य पलासी के बाद सिर्फ एक शहर कलकत्ता में लिखा जाता रहा, और वो भी सिर्फ 2 बेहद मामूली क्लर्कों, क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग्स के हाथों से। उनके शासन के लगभग 25 सालों में ही हमारे आज के इस मुल्क का ढांचा तैयार हुआ। हमने गुलामी का जुआ पहन लिया। आपस में लड़ते मरते उनके आगे झुकते चले गए। कितनी शर्म और हैरत की बात है। और हमारा क्या दुर्गंधाता पतन रहा होगा अगर हम ये और जान लें कि इनमें एक व्यक्ति क्लाइव इंग्लैंड का लफंगा आवारा लड़का था जो दुकानदारों से वसूली करता था, और दूसरा कंपनी का बेहद नीचे दर्जे का मामूली क्लर्क था जो पहले मद्रास आया था, फिर कलकत्ता। इन्हीं दोनों ने 25 सालों के अंदर इतने बड़े हिंदुस्तान की किस्मत लिख दी। इन्होंने इतनी बेरहमी और इतनी तेज रफ्तार से मुल्क को लूटा जिसकी मिसाल दुनिया में जल्दी नहीं मिलती। आपने पढ़ा ही होगा मैकॉले साहब कि एक भी मुगल बादशाह इस मुल्क से 5 रुपए बाहर लेकर नहीं गया। वो यहीं रहा, जिया और मरा, पर आज वे हमारे मुल्क के लुटेरे और कलंक कहे जाते हैं। और ये कंपनी और इसके कारिंदे जो 200 साल तक मुल्क का पैसा निचोड़ कर बाहर ले जाते रहे, हमारे आदर्श हैं। हम इनके विरोध में कभी कुछ नहीं कहते, इतिहास की किताबों में इसका जिक्र नहीं करते। ऐसा मुल्क, ऐसी कौम, ऐसी नस्ल आपकी गुलाम क्यों नहीं होती? हम नंगे, भूखे और हड्डियों का ढांचा क्यों नहीं होते? इस सोने की चिड़िया का एक एक पंख उन्होंने इत्मीनान और सलीके से नोचा है। आप जानते ही होंगे, अकबर के समय इस देश की जीडीपी विश्व उत्पादन की 25 टन थी। आपकी कंपनी के आने के बाद वो गिरती गई। ये सब आंकड़े मौजूद हैं। हमारे आरसी दत्त, दादा भाई नौरोजी और लाजपत राय इस लूट पर किताबें लिख गए हैं। दादा भाई ने तो इसे द ग्रेट ड्रेन कहा। इसके पूरे आंकड़े दिए हैं, पर अब इस मुल्क में वो लोग खुद ही भुला दिए गए हैं। ये सच है मैकॉले साहब कि हम हिंदुस्तानी नया स्वर्ग रचने की बजाय अपने पुराने नर्क में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, उसी में खुश रहते हैं। हमारे इस पतन में आपकी कंपनी या आपका कोई दोष नहीं था। खोट तो हमारे खमीर में ही था, तभी आप सब इतनी आसानी से ये कर गुजरे। सोचिए जरा तो हैरत होती है। हमारे हिंदुस्तान में जमीन से आने का सिर्फ एक संकरा रास्ता था,
और हम इसे भी कभी हमलावरों के लिए बंद नहीं कर पाए। सैकड़ों सालों तक सिकंदर के बाद यूनानी, शक, हूण, तैमूर, नादिर शाह, अहमद शाह सब इसी रास्ते से आकर घोड़ों के खुरों से हमें रौंदते रहे। इसके अलावा हमारे 3 ओर समुद्र थे। वहां का रास्ता मिलते ही यूरोपीय जहाज, कश्तियां टिड्डों की तरह हमारे समुद्र तटों पर उतरने लगे। उन्हें भी कहीं कोई रोकने वाला नहीं था। ये सब कैसे होता रहा? वास्तव में औरंगजेब के मरते ही हिंदुस्तान में सब कुछ तेजी से बिखरना शुरू हो गया था। रोहिल्ले, जाट, मराठा, राजपूत ऊपर के आधे हिंदुस्तान में आपस में लड़ रहे थे, तो दक्षिण में अलग अलग रजवाड़े और वंश आपसी लड़ाइयों में मशगूल थे। आपको चुनौती दी भी तो सिर्फ हैदर अली और टीपू सुल्तान ने। याद होगा आपको, तब लंदन में अंग्रेज माएँ अपने बच्चों को ये कहकर सुलाती थीं, बेटा सो जा, नहीं तो टीपू आ जाएगा। क्या लुत्फानंदोज बात है मैकॉले साहब कि हमारे यहाँ ये जुमला आज तक के सबसे हिट जुमलों में एक बन चुका है। बेशक टीपू नहीं तो गब्बर सिंह के मामले में ही आपने ये नाम नहीं सुना होगा। वैसे था आपकी ही बिरादरी का। खैर, बात इस देश के पतन की हो रही थी, तो देश के 3 तरफ समुद्र था। जहाज़ों से पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज लगातार आ रहे थे। यहाँ व्यापार कर रहे थे, गोदाम बना रहे थे, दफ्तर बना रहे थे, अपनी फौजें रख रहे थे, जिनमें इनके मुल्क के लोग नहीं के बराबर थे। हमारे लोग ही ज्यादा होते थे। इन व्यापारियों के लिए ये हमारे अपने ही देश के लोगों से युद्ध करते थे। अगर ये लोग कंपनी का साथ न देते तो क्या इतनी आसानी से आपके पैर जम सकते थे? पर खमीर का क्या करेंगे? सन 1757 से पहले अफगानिस्तान के ज़मीनी रास्ते से आकर नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली दिल्ली लूट चुके थे। सोचिए ज़रा, अहमद शाह 7 बार आया। ये मुल्क सबके लिए जैसे हरा भरा चरागाह बन गया था। इनके मुकाबले गद्दी पर बैठे हमारे लोग कायर, अय्याश, मूर्ख और निकम्मे थे। हुकूमत और बादशाहत के नाम पर इन्होंने सैकड़ों सालों तक सिर्फ जनता का खून चूसा था। ये हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ते मरते रहते थे। हद दर्जे के स्वार्थी और लालची थे। गद्दारी इनकी फितरत में थी। इनकी आपसी लड़ाइयों में अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनी की फौजें, जिनमें हिंदुस्तानी सिपाही ज्यादा होते थे, किसी एक तरफ से हिस्सा ले रही थीं, किसी की जीत में शामिल थीं, बदले में उससे धन, जमीन और अधिक ताकत हासिल कर रही थीं। ये देते चले जा रहे थे। फिर पलासी की लड़ाई ने मुल्क की किस्मत बदल दी। सिराजुद्दौला क्यों न हारता मैकॉले साहब? सब तो क्लाइव से मिल गए थे। मीर जाफर और दुर्लभ राय मिल चुके थे। जगत सेठ, अमीचंद, मेहताब राय मिल गए थे। बंगाल का नवाब बनने के लिए मीर जाफर ने तो क्लाइव को सब कुछ सौंप दिया था। सारी ताकत, कानून, अकूत दौलत। आगे भी मुल्क लूटने और व्यापार बढ़ाने की पूरी आज़ादी दे दी थी। शर्म आती है मैकॉले साहब कि कोई नवाब या राजा कैसे इस तरह अपना मुल्क बेचने के सुलहनामे पर दस्तखत कर सकता है। अपनी गरीब मजबूर जनता, अपने किसानों, मजदूरों, कारीगरों को धोखा दे सकता है। क्या थे वे अंग्रेज? एक मामूली कंपनी के मामूली क्लर्क ही ना। पर यहाँ की हुकूमत अपनी अय्याशी और लालच में अंधे बहरों की तरह उनके डमरू पर नाच रही थी। अगर आज दुनिया के नक्शे पर निगाह दौड़ाएं तो समझ में आ जाता है कि वो सब तब कैसे हुआ होगा, कैसे आम लोग बेबस रहे होंगे। आज फिर वैसी ही कंपनियां, वैसे ही क्लर्क मुल्कों को लूट रहे हैं। सरकारों की आड़ में दुनिया पर राज कर रहे हैं। देशों की सरकारें मीर जाफर की तरह उनके लाभ के सुलहनामों पर दस्तखत कर रही हैं। अपनी ज़मीन, अपने खेत, अपने कारखाने, अपनी नदियाँ, पर्वत, जंगल, अपनी ताकत उन्हें सौंप रही हैं। ये कंपनियां ही कई देशों में सरकारें बना रही हैं, गिरा रही हैं। पूंजी की ये ताकत इनके पास एक दिन में नहीं आई है। 400 साल पहले आपकी कंपनी ने इसी पूंजी से धीरे धीरे दुनिया को मुट्ठी में किया था। पुनर्जागरण, औद्योगिक क्रांति, विज्ञान, विकास, अन्वेषण, तकनीक इसी पूंजी की ताकत के अलग अलग चेहरे और संस्करण हैं। पूंजी की ताकत धरती की अब तक की सबसे बड़ी ताकत सिद्ध हुई है। इसके फैलने की रफ्तार किसी भी आंधी तूफान से तेज साबित हुई है। सोचिए मैकॉले साहब, इंसान ने 1,60,00,000 साल पहले पेड़ों से उतरकर धरती पर पांव रखे। उसकी इस लंबी यात्रा में सभ्यता का समय सिर्फ पिछले 10,000 वर्ष का है। इसमें भी पूंजी और विज्ञान का समय पिछले 600 साल का है। 1,60,00,000 सालों की यात्रा में महज पिछले 600 सालों में ही इंसानों की संपत्ति और युद्ध की भूख ने प्रकृति, वायुमंडल, नदी, जंगल, पहाड़ सब भकोस लिए।
इन सब को कब्जे में लेकर वो अब धरती के संपूर्ण विनाश पर आमादा है। सोचिए जरा, धरती पर इतनी बड़ी हत्यारी प्रजाति कोई दूसरी जन्मी है? मेरे शहर के चारों ओर 70 मील के घेरे में शाम होते ही कई इंच मोटी धूल, धुएं, कालिख और जहरीली गैसों की परत जम जाती है। 100 वॉट के बल्ब दीप की तरह टिमटिमाते हैं। पेड़ों का रंग हरा नहीं, कत्थई और काला हो जाता है। परिंदे बेचैनी से देर तक फड़फड़ाते हैं। उनकी चोंच टेढ़ी, आवाज बेसुरी और आंखों में क्रूरता उतर आई है। इसके नीचे इंसान हर सांस के साथ जहर निगलता है। आंखें गंधक और तेजाब की गंध से जलती हैं। सुबह उसका थूक काला निकलता है। जवानी में फेफड़े छलनी हो जाते हैं। विकास और औद्योगिकरण का ये हत्यारा दैत्य आपके मुल्क ने ही उपनिवेशों की लूट से जना था। मैकॉले साहब, आपके मरने के बाद हमारे देश में मोहनदास करमचंद गांधी नाम का इंसान जन्मा था। उसने आपकी इस पाश्विक सभ्यता के खतों को समझा था, इसके विरुद्ध आवाज उठाई थी, लोगों को चेतावनी दी थी। आपका देश तो उसे अपनी हुकूमत में बचाकर ले आया, लेकिन हमारे देश के आज़ाद होने के 5 महीने बाद ही उसकी हत्या कर दी गई। आप होते तो आपको निश्चित ही यह हत्या उचित लगती, क्योंकि वो आदमी आपकी सोची और घोषित की गई इस महान सभ्यता को वापस गांवों और सादे जीवन की ओर ले जा रहा था। आपके पूंजीवादी साम्राज्य के विरुद्ध ग्राम समाज के नए विचार रख रहा था, सादे जीवन की ओर ले जा रहा था। आप उसके हत्यारों की स्तुति में बेशक वीर होरेशियस की तरह का कोई काव्य रच डालते। शायद कल आपकी तरह कोई रच ही डालेगा। क्या एक सवाल का जवाब देंगे मैकॉले साहब? इतिहास सिर्फ युद्ध और विजय का ही क्यों लिखा जाता है? उसमें कभी दबे कुचले कमजोर लोगों के जीवन क्यों नहीं होते? उन मामूली लोगों के सुख दुख क्यों नहीं होते जो उस समय राय, समाज, धर्म, कलाओं की रीढ़ होते हैं? उस समय जो खेतों में हल चला रहे थे, चूल्हों पर रोटी सेक रहे थे, चाक पर बर्तन बना रहे थे, प्रेम कर रहे थे, कविताएं लिख रहे थे, कैद खानों में मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे, देव प्रतिमाओं के आगे नाच रहे थे, भट्टियों में तलवारों के लिए लोहा गला रहे थे, वे सब इतिहास में क्यों नहीं होते? बाउल, फकीरों के गीत, पालकी उठाने वाले कहारों के टूटे कंधे, नदियों पर गुजरने वाले बजरों के मल्लाहों के गीत, शमशान के डोम, हरम की बांदियों के जीवन क्यों नहीं होते? इतिहास में हमें उस समय की कंपनियों के शेयर की कीमतें आसानी से मिल जाएंगी। बेरहम सरकारों की अनूठी या निरर्थक घोषणाएं, कानून मिल जाएंगे, पर उस समय गाई जाने वाली लोरी नहीं मिलेगी। कत्ल करने वालों के रंगीन किस्से मिल जाएंगे, पर कत्ल किए जाने से ठीक पहले मरने वाले की फटी आंखें नहीं मिलेंगी। फलक को चीरने वाली उसकी आखिरी चीख नहीं सुनाई देगी। आपने भी तो अपने महान इंग्लैंड का इतिहास लिखा है। कलकत्ता में आप थ्यूसिडिडीज ही पढ़ते रहते थे। हीरोडेटस से प्लूटार्क, लिवी, गिबन को घोल कर पी चुके थे। पर आपने भी क्या लिखा? ग्रीस और रोम की महान सभ्यताओं के आगे सिर झुकाया है, उनकी महानताओं के गीत लिखे हैं। एक शब्द भी आपने रोम के गुलामों और ग्लैडिएटर्स की हत्याओं, पशुता के चरम प्रतीक कोलोजियम की निंदा में नहीं लिखा। आपने जो लिखा वो शायद आपको अब याद ना हो, इसलिए सुन लीजिए, मुझे याद है। Then out spake brave Horatius, the captain of the gate, to every man upon this earth, death comes soon or later, and how can man die better than facing fearful odds for the ashes of his fathers and the temples of his gods? 1857 की हमारी क्रांति को, जिसे आप सिपाही विद्रोह कहते हैं, कुचलने के लिए इंग्लैंड के लोग तब इस गीत को गाकर अपने सिपाहियों में हिंदुस्तानियों को कत्ल करने, उनसे बर्बर बदला लेने का जोश भरते थे। और भी सुनिए जो आपने लिखा है। लेट नो मैन स्टॉप टू प्लंडर, बट स्ले एंड स्ले एंड स्ले, द गॉड्स हु लिव फॉर एवर आर ऑन अवर साइड टुडे। कितनी घृणा थी आपके अंदर हमारे इन क्रांतिकारियों के लिए। उनसे खूनी बदला लेने के लिए आपकी आत्मा तड़प रही थी। नाना साहब के लिए आप कैसी मौत चाहते थे, याद है? रेवेलिक जैसी। मुझे लगता है इतना अधिक बदला लेने की भावना से भरा होना तकलीफदेह है। मैं, जो किसी जानवर या चिड़िया को तकलीफ में नहीं देख सकता, लेकिन नाना साहब को अगर फ्राकवार रेवेलिक जैसी यातना दी जाए तो मैं बिना पलक झपकाए उसे देखता रह सकता हूं। और कैसे मारा गया था रेवेलिक? उसने हेनरी चौथे की हत्या की थी।
खींचे जाने और टुकड़े किए जाने से पहले उसे जलते हुए गंधक, पिघले हुए गर्म लेड, खौलते तेल से जलाया गया। उसकी खाल को प्लास जैसे औजार से खींचा गया। फिर उसकी बाहों और पांवों को दो विपरीत दिशाओं में खींचने वाले घोड़ों से बांधा गया। ये जानवर ताकत और जोश से भरे हुए थे। उन्होंने उसकी एक जांघ खींचकर अलग कर दी। इस बर्बरता के 1.5 घंटे बाद रेवेलिक मर गया। आपने जिस तरह फ्राकवर रेवेलिक के साथ किए गए इस सुलूक का समर्थन किया, वह आपके इतिहासकार और अंग्रेजी सभ्यता के अंधभक्त के अनुकूल ही था। पर इसके ठीक उलट मेलिए ने जिस तरह उसे याद किया वो भी सुन लीजिए। शायद आपने ना पढ़ा हो। मेलिए के ये शब्द आज इतिहास में दर्ज हैं। हमारा आज का सबसे बड़ा सच है। विचार, अभिव्यक्ति और छपे शब्द आजाद हों। शिक्षा धर्मनिरपेक्ष और जकड़नों से रहित हो और मनुष्य हर दिन अपने सपनों के समाज की ओर बढ़े। मौजूदा सामाजिक व्यवस्था असमान है। ये लाखों लोगों को निम्न स्तर की गरीबी और अज्ञानता में रखकर बहुत थोड़े लोगों को धनी बनाती है। उन्हें अय्याशी से भ्रष्ट करती है। बुराई की जड़ संपत्ति की संस्था में है। संपत्ति चोरी है और शिक्षा, धर्म और कानून इस चोरी को अपराध रहित बनाने और उसकी रक्षा करने के हिसाब से बनाए जाते हैं। कुछ थोड़े लोगों का बहुत सारे लोगों के विरुद्ध किए जा रहे इस षड्यंत्र को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांति करना पूरी तरह न्यायपूर्ण है। कहाँ है हमारे फ्रांस के फ्राकवा वेलेमेंट जिसने हेनरी तृतीय की हत्या की थी? और कहाँ है रेवेलिक? क्या हमारे समय में ऐसे लोग आज भी जिंदा हैं जो मनुष्यों के दुश्मन इन घृणित राक्षसों को रोक सकें, इनकी हत्या कर सकें और इस तरह लोगों को आतंक से मुक्त कर सकें? विल ड्योरा, खंड 9, PP 616। कितना विचित्र है मैकॉले साहब कि रेवेलिक की हत्या की तरह नाना साहब की हत्या चाहने वाले आप आज हमारे भारत के नए भाग्य विधाता हैं। मैकॉले साहब, मेरा देश सचमुच आपका ऋणी है, इसलिए कि आपकी दी हुई 4 चीज़ों से ही अब यह देश चल रहा है। आपके वोट की ताकत से बनाई गई अंग्रेजी शिक्षा नीति, सरकारी नौकरियों के ढांचे, पहले ICS अब IAS, भारतीय दंड संहिता IPC और आपका चाहा और सोचा गया हमारे देश का एक ऐसा वर्ग जो अपने खून और रंग में हिंदुस्तानी है पर अपनी सोच, राय, जीवन मूल्यों और निष्ठा में अंग्रेज है। आपकी सभ्यता और जीवन शैली का अनुसरण करता है। गरीब, कमजोर, किसान और मजदूर से नफरत करता है। ये लोग उसे अपनी ऐश की सुनहरी चादर में पैबंद की तरह दिखते हैं। यह वर्ग पूरी बेशर्मी से मारी एंटोनिएट की तरह कहता है, अगर गरीबों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है तो ये केक क्यों नहीं खाते? उसकी सारी निष्ठाएं और जीवन लक्ष्य पूंजी अर्जित करने में है। आपका चाहा और तैयार किया हुआ यह वर्ग आज इस देश के गैर इंसानी बदहवास महानगरों में रहता हुआ वैभवपूर्ण जीवन और अंधी लिप्साओं के भोग में वहशियों की तरह व्यस्त और तृप्त है। किसी भी विचार, संवेदना, ज्ञान, मानवीय गरिमा, स्वतंत्रता, अधिकार, समानता, जीवन मूल्य के स्पर्श से भी दूर अपने अतृप्त लालसाओं के निष्ठुर द्वीप में जी रहा है। आपकी दी हुई इन 4 चीज़ों ने मिलकर ही अंग्रेजी हुकूमत वाले हिंदुस्तान पर शासन किया था। यही 4 बातें मिलकर आज फिर ये देश चला रही हैं। कुछ भी नहीं बदल पाए हम मैकॉले साहब। आप आज भी इस देश की नसों में बह रहे हैं। इसका जीवन, इसका प्राण है। आपकी महिमा ही है कि आज इस देश में कोई आपकी कंपनी और अंग्रेजी राज्य की लूट की बात नहीं करता, इनकी निंदा नहीं करता, क्लाइव, हेस्टिंग्स, डलहौजी को बुरा नहीं कहता। अलबत्ता गांधी नेहरू की निंदा जरूर करता है, उन्हें देश का शत्रु बताता है ना अद्भुत देश? हमारी आत्माओं में गुलामी और बेईमानी की कितनी गहरी जड़ें आपकी कंपनी और आपने डाली हैं। पर गलती आपकी नहीं, हमारी ही है, हमारे उसी खमीर की है। आज का सच तो यही है कि इस देश में सब जगह आपकी प्रतिमाएं होनी चाहिए। मैकॉले नगर, मैकॉले संस्थान होने चाहिए। कनखियों से मत घूरिए मैकॉले साहब। मैं कतई आपका उपहास नहीं कर रहा, सच कह रहा हूं। खुद ही सोचिए, 1857 की क्रांति को घृणा और भयानक प्रतिशोध से देखने और हमारी नस्ल को धरती से मिटा देने की इच्छा रखने और हुंकार भरने वाले आपके साथ चार्ल्स डिकेंस भी शामिल थे ना? अपनी कब्र में लेटे हुए हमारे भारत के नए भाग्य विधाता बन चुके हैं,
लेकिन हमारी आज़ादी की उस पहली लड़ाई में शामिल होने वाला आखिरी मुगल बादशाह 80 साल की उम्र में रंगून की एक तंग कोठरी में तन्हा और गुमनामी में आप लोगों की कैद में मरा, पर उसको कोई याद नहीं करता। अपनी कब्र के अंधेरों में वो आज भी गुनगुनाता है, पसे मर्ग मेरे मज़ार पर जो दिया किसी ने जला दिया, उसे आह दामने बाद ने सरे शाम ही से बुझा दिया। मेरी आंख झपकी थी एक पल, मेरे दिल ने चाहा कि उठ के चल, दिले बेकरार ने ओ मियाँ वहीं चुटकी लेके जगा दिया। मुझे दफन करना तू जिस घड़ी, तो ये उससे कहना कि ऐ परी, वो जो तेरा आशिक़ ज़ार था, तहे खाक उसको दबा दिया। मैंने दिल दिया, मैंने जान दी, मगर आह तूने न कद्र की, किसी बात को जो कभी कहा उसे चुटकियों में उड़ा दिया। उसके लड़कों के सिर काटकर उसके सामने लाए गए थे। आज उसके वंशज इस देश के सबसे बड़े शत्रु बना दिए गए हैं, और आप भाग्य विधाता। बहुत लिख दिया। अब आखिरी बात, आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि जब आप ब्रिटिश म्यूजियम की लाइब्रेरी में पहले एक पाठक और बाद में ट्रस्टी की तरह जाते थे, तब वहां एक कमरे में लंबी दाढ़ी वाला आदमी लाइब्रेरी बंद होने तक किताबों में डूबा रहता था। ये वही आदमी था मैकॉले साहब जो बाद में ना अर्थशास्त्री बना ना देवदूत, लेकिन आपके बुर्जुआजी समाज, विचार, दुनिया और व्याख्याओं का सबसे पैना और कड़वा आलोचक बना। इसी ने वंचितों, मजदूरों, मेहनतकशों को वर्ग संघर्ष का विश्व प्रसिद्ध विचार और सूत्र दिया। मनुष्य के इतिहास का एक नया पाठ रचा, एक नया दर्शन पैदा किया जो हर तरह से भौतिकवादी था और इस असमान गलत दुनिया को सुधारने पर नहीं बल्कि उसे बदलने पर विश्वास करता था। उसने माना है कि उसको ये सब बुर्जुआ इतिहासकारों, अर्थशास्त्रियों ने सिखाया है। बेशक आप इसी वर्ग और मानसिकता के थे। वो आपके लिखे इंग्लैंड के प्रसिद्ध इतिहास को एक चापलूस और होशियार बातूनी इतिहासकार का लिखा इतिहास मानकर उसे नफरत करता था। उसका मानना था कि आपने बुर्जुआजी हित के लिए इंग्लैंड का झूठा इतिहास लिखा है। आप शायद लंदन में उससे कभी मिले नहीं होंगे मैकॉले साहब। अगर मिले होते और 1857 पर उसकी लिखी टिप्पणियां, रिपोर्ट पढ़ी होती, तो भारत की इस क्रांति के लिए आपका नजरिया बदल जाता। सिर्फ यही नहीं, मुमकिन था नस्लवादी श्रेष्ठता पर आपका विश्वास, आपकी जन विरोधी मानसिकता, उच्च वर्ग की श्रेष्ठता का अहंकार और गरीब किसानों, मजदूरों के प्रति उपहास उड़ाने वाली नफरत कुछ कम हो जाती। आप मनुष्य और मनुष्यता के कुछ नजदीक आ जाते। मुआफ़ी चाहता हूं मैकॉले साहब, खत कुछ लंबा हो गया है। बस आपको इतना और बताता चलूं कि आपको खत लिखने का विचार आखिर मन में आया क्यों कर। मैंने पहले भी आपसे अपने देश के एक व्यक्ति मोहनदास करमचंद गांधी का जिक्र किया है। हमारे देश की करेंसी में अभी इस व्यक्ति का चित्र बचा हुआ है। इसे कई खप्त थे, इनमें से एक था खत लिखने का खप्त। उसने सैकड़ों लोगों को हजारों खत लिखे, टॉल्स्टॉय, हिटलर, रोमियोरोला, रविंद्रनाथ और बहुतों को। उसके सपनों में एक हिंदुस्तान था। आज़ादी की लड़ाई इसी हिंदुस्तान को सामने रखकर लड़ी गई थी, पर आज़ादी मिलने के साथ ही गांधी को हाशिए पर डाल दिया गया। समय के साथ उसका नहीं, आपकी इच्छाओं और इरादों का हिंदुस्तान बनता चला गया। अगर आज वो जीवित होता तो इस हिंदुस्तान को देखकर आपको ज़रूर खत लिखता। बस मुझे लगा मैं ही ये काम कर डालूं। क्या करूं मैकॉले साहब, वो इसी तरह इस नामुराद ज़िंदगी में आता जाता रहता है। यही सोचकर खत लिख दिया। आपकी कब्र का पता जानता हूं, पत्र उसी पते पर पोस्ट करूंगा। श्री मैकॉले साहब की कब्र, वेस्टमिनिस्टर एबी कब्रिस्तान, सैमुअल एडिसन के पांव के नीचे, जॉनसन की कब्र से 3 गज दूर, वेस्टमिनिस्टर, इंग्लैंड। तो बात बस इतनी ही थी। अब आज्ञा चाहूँगा। कुछ भी गलत या बुरा कहा सुना हो तो अज्ञानी हिंदुस्तानी समझकर क्षमा कर दीजिएगा। आपसे अपनी आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी आपका सदैव ऋणी और आपकी कृपा के सदैव आकांक्षी देश के एक छोटे शहर का एक अज्ञानी अज्ञात हिंदुस्तानी। आकार के 59वें अंक में पूर्व प्रकाशित। वहीं से साभार।